गणित विषय की प्रकृति में ऐसा है या हमारे पढ़ाने के तरीके में ऐसा है, या दोनों पे टिक कर सकते हैं कि गणित पढ़ाने के तरीके और गणित के विषय के अंदर ही कुछ ऐसा है कि ऐसा मतलब सवाल पूछते हैं कि सबसे कठिन से विषय आपको कौन सा लगता है, तो बिना सोचे यानी क्विक आंसर रिप्लाई आता है गणित के ऊपर। ऐसी बातें लिखी जाती हैं गणित से भय है, बच्चे गणित में रुझान कम लेते हैं, बोरिंग महसूस करते हैं या ज़्यादा देर तक गणित की संकल्पनाओं गणित की अवधारणाओं से बातचीत नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हम बात करते हैं कि गणित की जो प्रकृति है, विषय की प्रकृति में कुछ ऐसा है कि वो पूरा एब्स्ट्रैक्ट है, निगमन तर्क डिडक्टिव लॉजिक पर काम करता है। तो बच्चों का जो बाल मानस होता है उस उम्र में ना तो वो उतना एब्स्ट्रैक्शन में सोच पाता है, ना वो उस निगमन तर्क को समझ पाने के लिए वो अभी मैच्योर हो रहा होता है। तो हम पढ़ाए कैसे, तो उसका भी सोल्यूशन निकाला कि आगमन तरीकों से पढ़ाएंगे। फिर भी हम नए नए तरीके ढूंढने, हमारे सामने चुनौती हमेशा रहती है शिक्षकों के सामने कि और क्या नवाचार करें जिससे हम एक ऐसा गणित पढ़ा सकें जो बच्चों को समझ में आए, साथ साथ वो उसका अपने दैनिक जीवन में अनुप्रयोग भी कर सकें। तो मैं हूं विकास और आज आपके साथ बात कर रहा हूं ऐसे ही एक नवाचार पर। एक मैगजीन है एट राइट एंगल्स, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के द्वारा निकाली जाती है। उसमें एक सुतली के प्रयोग से आविष्कार संस्था वालों ने उसे किया और उन्होंने ज्योमेट्री पे कुछ काम किया जो बहुत ही अच्छा मुझे तो लगा। मैं उसे आप लोगों के साथ शेयर कर, इफेक्टिव लगे या जो भी आपकी प्रतिक्रिया हो हमारे साथ शेयर करना। ये आपका अपना चैनल है और सीखने सिखाने को हम कैसे आनंद में बनाया जा सकता है और अच्छा क्या कर सकते हैं, इसी के लिए ये हम कवायद कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बेसिक ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चन लिए। बेसिक ज्योमेट्री के क्वेश्चंस मतलब ये वो मान रहे हैं कि जिसमें आम कॉमन मिस्टेक्स या कॉमन मिथ, आम अवधारणाएं गलत हो जाती हैं, तो उनको कैसे सुधारा जाए। तो एक तो वो पहला अजम्पशन लेके चल रहे हैं आर्टिकल में कि गणित में जो अधिकतर हमारा जो ध्यान रहता है प्रोसीजर सिखाने पर रहता है। तो प्रोसीजर सिखाने में हम जो मज़ा है, जो फन है, उस पर कम ध्यान रख पाते हैं। और सीखने की पहली शर्त लोग ये मानते हैं कि जब आनंद ही नहीं आ रहा, मज़े ही नहीं आ रहे हैं, है ना, तो हम उसे अच्छे ढंग से बच्चे नहीं सीखते, उसमें बोरियत महसूस करने लगते हैं। और जब बोरियत बढ़ती रहती है, मल्टीप्लाई होती रहती है, तो वो डर बन जाता है, भय बन जाता है, हम उसे स्किप करना शुरू कर देते हैं। तो पहला काम एज ए टीचर हमारा सबका यही रहता है कि कैसे हम विषय से जोड़ें। उसको जोड़ने के लिए हम बाल कहानियाँ गाते हैं, कविता करते हैं, खेल करते हैं, पर वो सारे खेल कविता कहानी हमारे पढ़ाने के उद्देश्य को पूरा करने शायद नहीं कर पाते। कुछ खेल ऐसे होते हैं, कुछ गतिविधियाँ ऐसी होती हैं, कुछ गतिविधियाँ केवल बच्चों को मज़े तो आते हैं खेल में, पर हर समय तो उन्हें खिलाया भी नहीं जा सकता है। तो हमें एक ऐसी गतिविधि, ऐसे खेल की तलाश होती है कि वो गतिविधि भी हो जाए, खेल भी हो जाए और हमारा उद्देश्य जो हमें लक्ष्य निर्धारित किया है अपने पाठ योजना के लिए, उस दिन के लिए, वो भी पूरा हो जाए। तो ऐसी एक और ये क्या देखा गया है कि सीखने सिखाने की जो बरसों पुरानी या सबसे पुराना टेक्निक है उसी का उपयोग हम सबसे कम आज कर पा रहे हैं। इन बच्चों को इन्वॉल्व कर देते हैं वर्कशीट में, कुछ टास्क में, कुछ प्रोजेक्ट में, बच्चे खुद में जूझ रहे हैं। पर जो सबसे पुरानी आई सोक्रेटिस मेथड जिसे बोला जाता है, क्वेश्चनिंग, बातचीत, संवाद, और आजकल तो शिक्षक को भूमिका दी गई है एज ए फैसिलिटेटर। तो फैसिलिटेटर की भूमिका भी यही रह गई है कि आपको बच्चों से कुछ अच्छे सवाल करने हैं, जवाब नहीं देने हैं, उनको जवाब तक पहुंचने में मदद करनी है। तो इसी टेक्निक पर जोर डाला गया है कि हम गणित की कक्षा में ऐसा क्या करें, वो अच्छे सवाल करने का मौका तो मिले। बच्चे आए, उनसे डायरेक्ट सवाल करना शुरू कर दो, तो हम कुछ उन्हें टास्क दें, उस टास्क के दौरान हम उन्हें कुछ, बच्चों को फंस रहे होंगे, पजल्स होंगे, पूरा नहीं कर पा रहे होंगे, तो उसको कुछ ट्रिगर करना है, उनको कुछ हेल्प करनी है। तो ये काम हमारा रहने वाला गतिविधि में एक तो मैंने आपको बताया कि बातचीत करने के मौके देने हैं, है ना, बच्चों को अच्छे ट्रिगर, अच्छे सवाल कर सकें, उसके लिए गतिविधि है। एक सुतली ली गई है, सुतली में मैंने गांठ लगा दी गई है ना। गांठ इसलिए लगा दी शुरुआत से क्लियर होनी चाहिए कि ये बंद लूप से ही गतिविधि हो। गतिविधि का कोर प्रिंसिपल यही है कि जब हम कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं तो हम कुछ नया सीखते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब भी हम कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं तो हम नया सीखते हैं। अगर सवाल आसान होगा तो हम कुछ सीख ही नहीं पाएंगे, मतलब हमारे पास पहले जवाब है उसका। ऐसे सवाल पूछते हैं, बच्चे भी खुश हो जाते हैं, बच्चे अपने आप को मोटिवेट महसूस करते हैं कि हमने जवाब दे दिया। तो आपने सवाल पूछा, उन्हें जवाब दे दिया, बहुत अच्छी बात है, ताली तो बच जाएंगी, पर क्या वास्तव में लर्निंग हुई, इस पर क्वेश्चन मार्क रह जाएगा। तो बच्चों को कुछ खोजने दें, ढूंढने दें, जो इस खोजने में, ढूंढने में वो सही आ रहा है, गलत आ रहा है, इसकी चिंता ना करें, पर खोजने ढूंढने के रास्ते में जो बच्चे सीख जाएंगे, जो लर्निंग होगी, तो उस बहुत से लोगों का ये मानना है कि वहाँ इस प्रोसेस में डिस्कवरिंग लर्निंग बोलते हैं इस मेथड को, ज़्यादा सीखना हो जाता है। तो आप लोग क्या इस बात से सहमत या असहमत हैं, तो मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए।
हम अपनी बात को, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, है ना। तो उस आर्टिकल्स में एक सिंपल सुतली ली है, बंद लूप मैंने बांध दिया है। इसकी सहायता से उन्हें चार ग्रुप बना दिए गए। एक ग्रुप में 4 लोगों को रखना है। उन्हें टास्क दिया गया है। पहली शर्त तो यही हो गई, कुछ कंडीशन दी गई हैं, गार्ड नहीं खोलनी है। दूसरी शर्त, 4 बच्चे अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो चारों बच्चे इसको टच कर रहे होंगे, चारों के हाथ इस पर होने चाहिए। तीसरी शर्त, ऐसा नहीं है इससे अगर हमें कोई ज्योमेट्रिकल आकृति बनानी है, ट्रायंगल या वर्ग बनाना है, आयत बनाना है, तो कुछ हिस्से को यूज करके बना दें हम, है ना। कुछ पूरे को यूज करना जरूरी है, बाकी को छोड़ना नहीं है। तो एकदम से आपको रस्सी दे दी, 4 लोग हो गए, तो इतने हिस्से से भी एक स्क्वायर या रेक्टेंगल बनाने की कोशिश कर सकते हैं, तो इतना छूट जाएगा। तो उन्होंने कहा है कि कंडीशन लगा दी है, पूरी रस्सी यूज होनी चाहिए। तो मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, कंडीशन कौन कौन सी, गांठ नहीं खुलनी चाहिए, जो भी पार्टिसिपेंट है चारों इसमें इन्वॉल्व होने चाहिए, टच होने चाहिए, और चारों के सामने ये एरिया पूरी रस्सी रहनी चाहिए, नहीं पीछे मुड़ के इस तरह से हम कुछ कर सकते हैं, दिखनी चाहिए उन चारों को। और दूसरा मैंने बताया आपको इंपॉर्टेंट बात कि पूरी रस्सी का यूज होना है। तो उनको काम क्या दिया गया, पहले 2 डायमेंशनल हमारे क्वाड्रिलेटरल होते हैं, आपको वर्ग बनाना है, आयत बनाना है। तो अब इसमें जो डिस्कवरिंग के लिए उन्होंने रखा, पहली बात तो जो कुछ भी आप बनाओगे खुद को समझाओ। पहला पॉइंट, जो आपने अगर आयत बनाया है तो आपको खुद को जस्टिफाई करना है, तर्क देना है कि ये आयत है, क्यों मैं इसे आयत कह रहा हूँ। तो आपको उसके जो आयत के गुण होते हैं उन पे सोचना होगा। अगर मैं कह रहा हूँ मैंने वर्ग बनाया है मेरे इस ग्रुप ने, तो आपने वर्ग क्यों बनाया है, तो उस ग्रुप को खुद को समझाना है। जब मुझे खुद को समझ में आ रहा है तो मुझे अपने साथियों को समझाना है जो मेरे साथ में आसपास खड़े हैं, कि भाई मेरे समझ में ये आया है, इसलिए मैं इसको आयत बोल रहा हूँ, इसलिए मैं इसको रेखा बोल रहा हूँ, इसलिए मैं इसको त्रिकोण बोल रहा हूँ। मेरे कुछ तो आधार, कुछ तो मेरा पूर्व ज्ञान होगा, है ना। तो मैं चर्चा करूँगा। पहले मैंने खुद को कन्विंस किया, जब मैं खुद कन्विंस हो गया फिर मैं साथियों को कन्विंस करूँगा। तीसरा स्टेप, संदेह करने वाला, यानी हम हमारे फ्रेंड हैं, हमारे फ्रेंड जल्दी हमसे कन्विंस हो ही जाते हैं, हमारी हम मिला ही लेते हैं, है ना। या हम सब एक समान स्तर के बच्चे हैं, तो जो मैं सोच रहा हूँ वो भी सोच रहे हैं। तो एक फैसिलिटेटर इस भूमिका में मुख्य रूप से रहता है। तो वो कुछ ऐसे संदेह करता है हमारे तर्क पर। जैसे मैंने कहा कि 4 भुजा मैंने बराबर कर दी, 4 भुजा बराबर कर दी तो मैंने वर्ग बना लिया। तो अब इस पर संदेह करेंगे कि क्या केवल 4 भुजा बराबर हो जाने से वर्ग बन जाता है, क्या कुछ और भी शर्त बाकी है। भुजा बराबर तो रोम्बस में भी होती हैं, तो क्या रोम्बस को वर्ग कह सकते हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है, ट्रिगरिंग क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी बच्चों ने 4 हमने कहा कि एक वर्ग बनाओ, तो जल्दी से उनके माइंड में आया कि चारों भुजा बराबर कर दो, एक वर्ग बन जाएगा। तो अब उन्होंने सहमति बना ली, वो ये मान रहे हैं आपस में कि चारों भुजा जिसके बराबर होती हैं वो वर्ग होता है। तो जो फैसिलिटेटर है, जो ट्रिगरिंग क्वेश्चन करना है, वो तुरंत एक क्वेश्चन कर सकता है कि चारों भुजा तो बराबर है, ओके, पर क्या केवल चारों भुजा बराबर होना कंडीशन पर्याप्त है। चारों भुजा बराबर तो रोम्बस की भी होती हैं, समचतुर्भुज की, तो क्या उसको भी वर्ग बोल सकते हैं। ये सवाल बच्चों को दोबारा सोचने में मदद करेगा। या बच्चे कहेंगे कि जिसका चारों कोण समकोण होते हैं, बराबर होते हैं, तो समकोण होंगे चारों कोण। अब एक शर्त और जो मैं बताना भूल गया था, आपको ज्योमेट्री के जो एपरेटस हैं, कंपास है, प्रोटेक्टर है, उनका यूज नहीं करना है। आपको अपने लॉजिक इन्हीं रस्सी या बिना ज्योमेट्रिकल जो एपरेटस है उनका यूज करके बताना है। तो आप कह रहे हो कि 90 होते हैं, तो अब 90 दिखाओगे कैसे। तो इस तरह बच्चे सोचेंगे, अपने आसपास परिवेश की चीज़ों का यूज करते हुए बताना है कि अगर मैंने कोई रेक्टेंगल बना भी दिया तो मैं कैसे सिद्ध करूं कि इसका प्रत्येक कोण बराबर है। और क्या, या मैं अगर 90 हम आ गए इस तर्क पे कि समकोण होता है, तो समकोण कैसे दिखाऊंगा। तो आप देखिए कितना ज़्यादा सोचना पड़ेगा, कुछ ढूंढना पड़ेगा। जैसे आप देखेंगे कि उन्होंने कुछ तरह के टास्क दिए, कुछ को वर्ग बनाने को कहा, कुछ आयत बना रहे हैं, कुछ रोम्बस बना रहे हैं, अपने आधारों को खोज रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, और उसको वेरीफाई करने के लिए, जैसे हम कह रहे हैं कि समकोण है दिखाने के लिए, तो वो क्या कर रहे हैं, जैसे मैंने एक बुक ले ली, अगर वो समकोण मुझे वेरीफाई करना है, ये कोना समकोण है, तो मैं इसको यहाँ पे इस तरह लगा के देखूंगा। अगर ये पूरी तरह से आ रहा है तो मतलब ये 90 है, अगर ये पूरी तरह से नहीं आ रहा तो, यानी और भी कई तरीके हो सकते हैं। मतलब जो भी हमारे माइंड में क्लिक करेगा अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए, ऐसा कुछ मैं कोशिश करूँ। दूसरा, आयत वर्ग की बात हुई, हम देखेंगे कि इस टास्क में क्यूब बनाने को दिया गया। जब आपसे कहा जाए कि इस सुतली से एक क्यूब बनाओ, तो सुनने में लगता है कि अटपटा सा लगता है कि नहीं बनेगा। तो उसमें अब ये भी बताएगा कि क्यूब बनाने की कोशिश की, उन लोग बनाते हुए दिखा रहे हैं। तो मैं भी आपको आइडिया शेयर करूंगा कि किस तरह की बात की लोगों ने क्यूब बनाए। उन्होंने
क्यूब की करैक्टरिस्टिक देखा कि क्यूब की खासियत क्या है, कि कितने एज होंगे, कितने फेस होंगे, कितने वर्टिसेस होंगे, फिर अगर हर फेस उसका स्क्वायर है तो इस सुतली से हम उसको रूप में कैसे जा सकते हैं। तो 2 मेथड उन्होंने लिया, हमें उसके आगे बात करें। तो जब हम इस सुतली से क्यूब की बात करते हैं तो सामान्यतः हमें लगता है कि नहीं बनेंगे, पर वो इस सुतली से 2 तरीके से बच्चे बनाते हुए ग्रुप में हमें आर्टिकल में दिखाई देते हैं। एक तो वो पहले एक स्क्वायर फेस बना लेते हैं, स्क्वायर फेस बनने के बाद वो ट्रेसिंग करना शुरू कर देते हैं किनारे किनारे, यानी उसी किनारे पे एक और स्क्वायर, फिर एक और स्क्वायर, तो इस तरह 6 स्क्वायर बनाकर, ये एक मैं अकेला हूँ पर 4 बच्चे होंगे मिलकर वो उसको बहुत अच्छा बना रहे हैं। और दूसरा तरीका ये है कि हम जो नेट डायग्राम होते हैं तो इस तरह के नेट डायग्राम पे पहुंचेंगे, मतलब आपको मैंने दिखाने की कोशिश की, मतलब पहले हमारी एक लूप है, फिर उसमें 2 मैंने एक और इसमें घुमा ट्विस्ट कर दिया और ट्विस्ट कर दिया, 6 ट्विस्ट करने के बाद हर एक को स्क्वायर बनाएंगे और जब सब स्क्वायर बन जाएंगे तो उसको नेट की तरह से बनाएंगे, फिर उस नेट को क्लोज करके हम क्यूब बना सकते हैं, यानी उसे पॉसिबल कर दिखाया। तो ऐसे क्यूबोइड, टेट्राहेड्रॉन, साइक्लोहेड्रॉन, इस तरह की आकृतियाँ भी बनाई गई हैं। तो एक सवाल और जो बहुत ही अच्छा सुंदर सवाल है कि अगर हमें 4 बिंदु हैं और चारों को बराबर दूरी पर रखना है तो कोई हम इससे आकृति बनाएं। तो कोई स्क्वायर बना के दिखाता है कि, और कोई कुछ ने ट्रायंगल के बीच में रख के दिखाया कि 4 बिंदु लिए उसके सेंटर से कि केंद्र रख दिया, ऐसी एक स्क्वायर बनाया उसके बीच का सेंटर कि 4 बिंदु हैं और चारों आपस में बराबर दूरी पे हैं, पर दोनों ही आंसर गलत हैं आप देखेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो एक्चुअली 3D प्लेन का आएगा। टेट्राहेड्रॉन जब बनाएंगे हम तो उसका जो 4 बिंदु होंगे 3 और एक चौथा जो बिंदु उसके सेंटर में रखेंगे, तब चारों बिंदु बराबर में होंगे। तो बच्चे आपस में संवाद के जरिए एक दूसरे को मैंने बताया 3 बेसिक प्रिंसिपल को लेकर चले हैं। पहले खुद को समझाना है कि जो भी मैं बात कह रहा हूँ कि बाकी वो कन्विंसिंग है तर्क के आधार पर, फिर मैं अपने साथियों को उस बात को समझाने का प्रयास करूंगा। जब मैं अपने साथियों को भी मैं समझा रहा हूँ उसके बाद एक संदेह करने वाला व्यक्ति यानी जो शिक्षक की भूमिका है वो कुछ अच्छा सवाल देगा, वो सवाल ऐसे देगा कि हम वाले होंगे या हमें दोबारा सोचने पर मजबूर करने वाले होंगे। तो इस तरह से ये आर्टिकल सुतली के प्रयोग से ज्योमेट्री को सिखाने की बात कर रहा है। मुझे बहुत ही अच्छी गतिविधि लगी जो हमारी गणित की कक्षा में मुझे उसकी ज़रूरत है, इस तरह के संवादों की जो बच्चों को गणित से जोड़ने और रुचिकर बनाने गणित में बातचीत जिसकी अक्सर कमी दिखाई देती है कि भाषा की कक्षा में, विज्ञान की कक्षा में बहुत संवाद होता है, डिबेट्स होती हैं, मत सहमति असहमति होती है, मतांतर होते हैं, पर गणित में बातचीत का मौके कम मिल पाते हैं। तो गणित में बातचीत को बनाए रखने के लिए कि गणित की ज्ञान को भी हम इसी तरह एक बेहतर संवाद जो एक मेथड होता है, पेडागोजी होती है पढ़ाने की, गणित में भी वो उतना ही कारगर है जितना कि और विषय में है। इसीलिए वीडियो बनाने का मकसद भी है, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं, आप इसको अपनी कक्षा में पहले से यूज करते हैं तो अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए जिससे कि सभी लोग, क्या आप बता सकते हैं इनमें से आयत कौन है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। तो वो कह रहे हैं कि अधिकतर जवाब ए ही आएगा, क्यों कहेंगे ए आयत जैसे आमने सामने की भुजा बराबर है, तो आमने सामने की भुजा बराबर तो इस यहाँ भी हैं, राइट एंगल हो समकोण में सारे कोण समकोण होते हैं, चारों कोण समकोण तो यहाँ भी हैं। फिर इसमें कहते चारों यानी हर एक जो वर्ग होता है वो आयत भी होता है, यानी ये भी इस वर्ग भी आयत है, तो इसके आंसर ये होने चाहिए थे। तो इस बात पे बातचीत करेंगे बच्चे, जब अपनी बात के आधार ढूंढेंगे और उन्हें अच्छे ट्रिगरिंग क्वेश्चन मिलेंगे तो जो गणित की जो हम रटते हैं, जो भूल जाते हैं बार बार, तो शायद उनको वो चीज़ें याद रहेंगी। कक्षा में इसको अपना सकें या इसको और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, इसको लेकर भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सिखाने की इस यात्रा के लगातार बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन, जैसे कि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक जल्दी मिलता रहे। इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलेंगे फिर अगली वीडियो। लर्निंग कम्युनिटी का हिस्सा। जय हिंद, जय भारत।